हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जितने लोग जागे हैं अभी, जो दोपहर में 5 बजे शाम में सो नहीं रहे, गुड इवनिंग बोल देंगे एक बार, मेरे को आपकी आवाज आ जाएंगी। लगभग कितने? गुड इवनिंग। 57 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, क्लास में अभी है तो एक्चुअल में ही ऑनलाइन, बट मेरे को चाहिए कि फेस टू फेस वाला फील हो। मैं आपके वीडियोस भी देख सकता हूं, जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आपको एक क्वेरी पूछेंगे तो आपको कहा जाएगा आपका ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चीजें ऑन रखे। हर चीज आपको यहाँ पे अलाउ की गई है, जैसे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आप अपना वीडियो भी शेयर कर सकते हो, बट ये जो राइट्स आपको दिए, प्लीज मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली यूज करिए। अगर कोई बच्चा इसमें फालतू के ड्राइंग शॉइंग्स बनाता रहेगा तो उससे वो राइट्स छीन लिए जाएंगे। ठीक है सर, शुरुआत करने वाले डायरेक्ट टैक्स की आज से। ये कोर्स जो है वो एप्लीकेबल रहेगा मई 2021 की सीए एग्जाम्स को और जून 2021 की सीएस और सीएमए की एग्जाम्स को। एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चाहे आप सीए स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीएमए किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको टैक्सेशन का फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होने वाला है। फाइनेंस एक्ट 2020 और जो चेंजेस है या मैं कहूं रूल्स या सर्कुलर्स है वो एप्लीकेबल रहेंगे अक्टूबर 2020 तक उन बच्चों को जो सीए एग्जाम दे रहे हैं, और नवंबर 2020 तक उन बच्चों को जो सीएस या सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए ये वीडियो कोर्सेस एप्लीकेबल है। मेरा नाम है प्रणव चांडक। अगर आप मेरे को जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक छोटा सा 1 आध मिनट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। मैंने नवंबर 2011 में अपना सीए सीपीटी क्लियर किया था विथ 173 मार्क्स आउट ऑफ 200। मैंने नवंबर 2012 के अंदर अपना आईपीसीसी जो भी इंटरमीडिएट होता है वो क्लियर किया था विथ 500 मार्क्स आउट ऑफ 700। हमारे वक्त 500 मार्क्स का हुआ करता था। और मैंने मई 2016 में अपना सीए फाइनल क्लियर किया है। इसके मार्क्स मेरे को याद नहीं है, जनरली किसी को याद नहीं होते, क्योंकि जब आप सीए बन जाते हो तो वो चीज का खुशी इतना होता है कि सिर्फ आप लास्ट में देखते हो पास हो या फेल हो। पास रह गए तो बाकी सब खत्म। कितने मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है, कुछ नहीं करना होता है भाई किसी को भी। और ये जो वक्त होता है जब आप किसी भी कोर्स का फाइनल लेवल खत्म करते हो, उसके बाद का जो मजा है ना, वो मजा जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन रहेगा आपका, जब भी आप फाइनल कर रहे हो, फाइनल पास होते हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएस कर रहे हो, चाहे आप सीएमए कर रहे हो। तो ये जो फाइनल होगा, ये दिन पास होने के बाद जब आपको खुशी मिलेगी, वो खुशी के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है। ये मेरा स्कोर था। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग सिंस नवंबर 2012। जैसे ही मैंने अपना एग्जाम दिया, 18 नवंबर को मेरा एग्जाम खत्म हुआ आईपीसीसी का, उसके बाद से मैं सीपीटी लेवल पे मैथमेटिक्स और लॉ ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं जून 2016 से। जैसे ही मैं सीए बन गया तब से मैं टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं। और थोड़ा सा आपको बता दूं तो हमारा जो जीएसटी का मैराथन है उसको लगभग 1,08,000 व्यूज है। जो इनकम टैक्स का मैराथन है उसको लगभग 57,000 व्यूज है, जो कि 2 महीने पहले हमने रिलीज किया था। हमारी एक बहुत फेमस बुक है जिसको लोग चार्ट बुक बोलते हैं। ये चार्ट बुक आपको मिल जाएंगी। ये चार्ट बुक समझ लीजिए आपका 60 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स कवर करता है। पूरा का पूरा इनकम टैक्स जितना आपका चार्ट बुक में, जितना आपका मेन बुक में होगा, वो इनकम टैक्स आपकी चार्ट बुक में कवर हो जाएगा। ठीक है, सेम जीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल है। छोटा सा पहले तो मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुका हूं, बट जो बच्चों ने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा उनके लिए थोड़ी सी कुछ बातें बता देता हूं, फिर जल्दी से अपन सब्जेक्ट पे शुरू करेंगे। सर, ये लेक्चर्स का टाइमिंग रहेगा लाइव। ये जो लाइव लेक्चर्स रहेंगे ये रहेंगे 5 से लेके 7:30 तक। ठीक है ना।
शुरू 5 बजे हो जाएंगे, 7:30 बजे खत्म होंगे, इसकी गारंटी मैं अभी नहीं देता हूं। रीजन बीइंग, अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दिया और कोई ऐसी चीज है जो मेरे को लग रहा है कि भैया 7:30 बज गए बट कोई कंसेप्ट बाकी है थोड़ा सा 15 मिनट का, तो मैं उसको 15 मिनट खींचूंगा आगे। तो ये 7:30 भूल जाना, हो सकता कभी 7:15 बजे छोड़ दूं, हो सकता कभी 8 बजे छोड़ू, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंसेप्ट अपना चल रहा है उस पे। नेक्स्ट डे पहले 10 मिनट्स आपकी रिवीजन होंगी कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा है, और वो रिवीजन के अंदर आपको चिल्लाने का है अपने को, आपको अनम्यूट करके। अगर कोई इंसान मेरे को आवाज सुनाई नहीं दिया तो मैं ये रिवीजन बंद करवा दूंगा, ठीक है ना। मेरे को चाहिए मैं बोलूं, ये कोई फायदे की बात नहीं है, मेरे को चाहिए बच्चे बोले, ठीक है। पहले 10 मिनट रिवीजन होगा, उसके बाद में 10 मिनट आपकी क्वेरीज का सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद में नेक्स्ट 10 मिनट्स अपन होमवर्क चेक करेंगे इफ इट इज एप्लीकेबल। मतलब ये पहली आधी घंटा अपना ऐसे ही चले गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे का जो भी पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। खत्म होने के वक्त, दिन खत्म होने के वक्त मेरे को लगा कि कोई कंसेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया है और उसको मेरे को वापस से ब्रशअप करवाना है, तो मैं उसको आपको लेक्चर के एंड में वापस से एक बार बता दूंगा। अब अपना पढ़ने का पैटर्न कैसे होगा सर? पैटर्न कैसे होगा? जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए जो बुक्स है, डीटी का बुक आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिल जाएगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको डिस्पैच हो जाएगा। आईडीटी का जो बुक है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। बुक्स के बारे में पहले आपको बता दूं, आपको 4 बुक्स मिलेंगी। एक पहली बुक रहेंगी कंसेप्ट बुक, पहली बुक आपकी रहेंगी कंसेप्ट बुक। दूसरी बुक आपकी रहेंगी क्वेश्चन बुक, ठीक है। तीसरी बुक आपको मिलेंगी एमसीक्यूज बुक, और चौथा बुक आपको मिलेगा चार्ट बुक। ये 4 आपको बुक मिलने वाले हैं। डीटी के भी 4 मिलेंगे, आईडीटी के भी 4 मिलेंगे, ठीक है। ये बुक्स का जो नाम है, टाइटल है बेसिकली, वो टाइटल है एररलेस टैक्सेशन बाय सीए प्रणव सांडक। तो एररलेस टैक्सेशन पहला आएगा कंसेप्ट बुक, दूसरा आएगा क्वेश्चन बैंक, तीसरा आएगा एमसीक्यू बुक, चौथा आएगा चार्ट बुक। आपको सबसे पहले एमसीक्यू बुक के पहले चार्ट बुक दिया जाएगा। रीजन बीइंग, ये चार्ट बुक से अपन रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बुक्स आपको डिस्पैच हो जाएंगी। तब तक के लिए, जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती, तब तक के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। आपको टेलीग्राम करके एक ऐप है वो डाउनलोड करना है, उसके अंदर प्रणव सांडक एकेडमी सर्च कर लेना। उसमें कुछ 8700 सब्सक्राइबर्स है, 8.7 सब्सक्राइबर। एक और टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बने हुआ है प्रणव सांडक एकेडमी का, बट वो हमारा नहीं है, किसी बेवकूफ इंसान ने बना दिया था। उस पर कुछ 1100-1200 सब्सक्राइबर है। हमारे चैनल पे 8700 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे तब तक के लिए जब तक आपको बुक्स नहीं आती, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वो नोट्स का प्रिंट आउट लेना है। आपको वो नोट्स की कंपलसरीली प्रिंट आउट लेना है बेटा। प्रिंट आउट ले लीजिए, और जो नेक्स्ट डे मैं पढ़ाने वाला हूं उसको आप खुद से एक बार पढ़ के आइए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको समझ में नहीं आता। मेरे को मालूम है आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको वो बुक्स देख के ही समझ में आता था तो आप क्लास ही नहीं लगाते। बट मैं चाहता हूं आप पढ़ के आइए, क्योंकि जब आप पढ़ के आओगे ना तो वो जो वर्ड्स है वो आपको एक बार आपके दिमाग में वो पड़े हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये वो कंसेप्ट है जो मेरे को पहले रीडिंग में समझ में नहीं आया था। ऐसा हो जाएगा कि वो वर्ड्स, वो शब्द, वो कंसेप्ट से आप थोड़े से वाकई हो, थोड़े से जान पहचान के। नहीं तो ऐसा होता बच्चे मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते और बोलते सर पढ़ाओ, और जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे ऐसे देखते मेरी तरफ कि भैया तुम कौन से दुनिया की बातें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार आपको पढ़ के आना है। पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना, झटझट पढ़ के आना है। क्लास के लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ाने वाला हूं ये बता दूंगा, तो आप उतना पढ़ के आएंगे, ठीक है। होमवर्क मिलता क्या? जी हाँ,
होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क आपको करना है, ठीक है। मैं बच्चे को पूछूंगा होमवर्क किया क्या नहीं किया, तो फिर मैं आपकी बेइज्जती कर दूंगा, हो सकता मैं आपकी बेइज्जती कर दूं अगर आपने होमवर्क नहीं किया। इफ देयर इज सम जेन्युइन कॉज तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में और कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये बुक्स आपको ये डेट तक मिल जाएंगी, कंसेप्ट बुक। उसके बाद में बचा हुआ बातें अपन लेक्चर के साथ साथ करते चलेंगे। इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे को आपको बतानी है, या मेरे बारे में और कुछ जानना है तो वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। या फिर सोशल मीडिया बहुत सारे, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप जाओ छान मार लो, आपको मिल जाएगा मेरे बारे में, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज है आपके दिमाग के अंदर तो मेरे को पूछ लो जल्दी से, ठीक है। अनम्यूट कर लो, जल्दी से पूछ लो, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नो सर, चलिए चालू करूं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल जो अपने सामने आता है वो होता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है भैया? तो बताएंगे टैक्स क्या होता है बेटा? हाँ जी, बताएंगे। अनम्यूट करिए, बताइए, मेरे को आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूं आपको। टैक्स क्या होता है? हम्म, जी, किसी ने कहा सर हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से अपने को कुछ पोर्शन होता है जो गवर्नमेंट को देना होता है, वो टैक्स होता है। चलिए ठीक है, आपके लेवल पे सही है। अगर सर अगर यही डेफिनेशन टैक्स का है तो फिर जब हम गुड्स बेचते हैं तो वो सेल अमाउंट पे जीएसटी लगता है, और जीएसटी भी एक टैक्स है। तो हमेशा मैं ये नहीं कह सकता कि जो पैसे हम कमाते हैं उसमें से जो पोर्शन हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो टैक्स है। कभी कभी ऐसा होता है हम बिना पैसे कमाए भी हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है, जैसे वेल्थ टैक्स करके पहले हुआ करता था, या अभी प्रॉपर्टी टैक्स नाम से एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है। आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो आपको वो प्रॉपर्टी का कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी है मेरी, यहां तो मैंने कोई पैसा ही नहीं कमाया, फिर भी तो वो टैक्स है। टैक्स का ब्रॉडर डेफिनेशन बताइए। और देखो, जितने लोग शर्माएंगे उनको मैं कह रहा हूं भैया यहां शर्माने का नहीं है, शर्माना नहीं है, जो भी आपको आता है बोलो। अगर आपको पूरा का पूरा टैक्स समझ में आता था तो आप ये बैच ही नहीं लगाते थे। आपने ये बैच लगाया, इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं आता, आप सीखना चाह रहे हो। और जब भी आप कोई चीज सीखना चाह रहे हो ना, तो शर्मा के काम नहीं चलता। जो नहीं समझ रहा है सीधा बोलने का, और जो दिमाग में नहीं घुस रहा है सीधा पूछने का। और जब भी मैं पूछूं कोई चीज, देखो बेसिकली एक चीज आपको बता देता हूं, जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं और एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, या सीए बोलूं या सीएस या सीएमए के बोल दूं मैं, ये जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज है इनके स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं नॉलेज की, तो भैया सीए के स्टूडेंट्स को दुनिया भर का नॉलेज होता है, और एमबीए वाले जो लोग हैं इनके पास नॉलेज कम होता है। बट जब मैं पे की बात कर रहा हूं, पैकेज की बात कर रहा हूं, या खुद को प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं, तो एमबीए वाले लोग बेटर होते हैं। और यही एक रीजन है कि एमबीए वालों का पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीए, सीएस, सीएमए, व्हेन वी कंपेयर देम विद द नॉलेज दे हैव। इनके पास नॉलेज दुनिया भर का होता है, बट ये खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ये खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको बोलते ही नहीं आता। और बोलते इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तब हम किसी कॉलेज में नहीं गए, हम लोग घर पे बैठ के किताबें छान रहे थे, अपनी वीडियो लेक्चर्स देख रहे थे, पेनड्राइव लेक्चर्स देख रहे थे। क्लास के अंदर किसी ने कोई क्वेरी पूछा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं था, और हम खुद से कभी कोई क्वेरी पूछे नहीं, तो हमको बोलते ही नहीं आता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। दिमाग के अंदर बहुत कुछ भरे हुआ है, बट प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब भी आप जा रहे हो आपको बोलते नहीं आता, वही आप मार खा जाते। और इसकी शुरुआत एक तो आप अभी कर दो, मतलब पब्लिक लोगों के सामने बात करने की, तो अभी थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी जब तक आप फाइनल में जाते हो। और अभी नहीं करोगे तो जब ये डिग्रीज आपको मिल जाएंगी, वो डिग्रीज मिलने के बाद में आप शुरुआत करोगे लोगों से इंटरेक्शन करने की,
तब जाके आपका थोड़ा कुछ जो इंप्रेशन है वो अच्छा मिलेगा। और देखो बेटा, जो दिखता वही बिकता, अगर दिखाओगे नहीं तो बेच नहीं पाओगे। तो अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए, और ये शुरुआत, ये मौका मैं आपको देता हूं बात करने का क्लास के अंदर। आप अच्छे से बात करिए, कुछ भी नहीं होता। देखो, आप पे कोई नहीं हंसने वाला। अगर कोई भी इंसान आप पे हंसा तो यकीन मानिए मेरे पे, मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, ठीक है ना। अगर क्लास में किसी ने एक क्वेरी पूछा और दूसरा बच्चा हंस रहा है तो मैं उसकी, जो हंस रहा है उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। आपके मन में कुछ भी क्वेरी आती है आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव रहता। तो अभी बताइए, चलिए टैक्स क्या होता है, शुरुआत करते हैं अपन, वापस से आते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। देखिए अभी चैट के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज ना करिए, आप बोलिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको आदत होगी, प्लस बोर नहीं होगा, क्योंकि मेरे को बोर हो जाता स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर करके देना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आई एम बिग फैन ऑफ यू। ठीक है सर, क्या सारी क्लास जूम पे ही होगी? नहीं सर, पहली 5 क्लासेस जूम पे होंगी, उसके बाद में पीसी ऐप पे लाइव होंगी, उसमें भी सेम इंटरफेस रहता है। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, अभी किसी ने बोला टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल टू गवर्नमेंट। ओके, अमाउंट ऑफ मनी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। टैक्स इज अ फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम गुड्स। और ये टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स इज कंपलसरी मे पेमेंट बाय गवर्नमेंट। अरे अमाउंट चार्ज बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइड। भैया इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ओरली बोल दीजिए। चलिए शुरुआत करिए, बताइए क्या टैक्स क्या है? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अरे बाप रे, मैंडेटरी पेमेंट नहीं, फाइनेंशियल पेमेंट। अब सर फाइनेंशियल पेमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, डेफिनेशन पढ़ा था गई सर, फाइनेंशियल पेमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, और नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर देन मनी, इन काइंड, ठीक है। ये मेरे को मालूम था कि आपको फाइनेंशियल का मीनिंग नहीं पता, इसलिए मैंने आपको पूछा। आगे कभी बोलोगे किसी के सामने फाइनेंशियल, तो उसने पूछ लिया तो बता देना। मॉनेटरी टर्म्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और नॉन फाइनेंशियल मतलब जहां पे अदर देन मनी होता है, मतलब इन काइंड, ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने जो डेफिनेशन दिया बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन था, मेरे को इतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपसे नहीं चाहिए। वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, आप एकदम अपने घर के लैंग्वेज में बताइए। टैक्स क्या होता है? सर वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं अपनी इनकम पे, वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। क्यों? अब मैं क्यों चाहता हूं आप बोले, क्योंकि आप जब एक बात बोलेंगे ना, तो मैं वो चीज को दूसरे चीज से लिंक करूंगा। मेरे क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है लिंकेज। मैं किसी भी बात को किसी भी बात से लिंक कर देता हूं, सो दैट 3-4 कंसेप्ट जब एक साथ बताऊंगा ना आपको, तो आपके दिमाग के अंदर अच्छे से फिट होंगे। तो मेरे को चाहिए आप उसमें पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। टैक्स क्या होता है बोलिए, अब एकदम घर की लैंग्वेज में, गूगल से डेफिनेशन मत पढ़ना, मेरे नोट से पढ़ना मत। हाँ हाँ जी बोलिए। Tax is a payment made to government for social welfare. अच्छा, सोशल वेलफेयर। अब प्रणव चांडक टैक्स भरता है अपने इनकम पे, तो क्या मैं सोशल वेलफेयर के लिए भरता हूं? अरे नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना सोशल वेलफेयर का भाई, कसम से मेरे को कुछ भी नहीं करना। लोग जिए लोग मरे, मैं टैक्स इसलिए भरता हूं क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को पेनल्टी लगाती है अगर मैंने नहीं भरा तो पहली बात यहां से निकल के आती है कि टैक्स कंपलसरी होता है। टैक्स क्या होता है बेटा? कंपलसरी होता है। मेरे मन में आ रहा तो मैं टैक्स भर रहा, मेरे को नहीं भरना तो मैं नहीं भरूंगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो भी भरना है, आपको बुरा लग रहा है, आपका दिल दुखता है भाई, सही में बोलता हूं। जो सैलरीड लोग रहते हैं, जिनकी 20-20, 50-50 लाख रुपए पगार रहती, सैलरी रहती, उनको तकलीफ होती है, यहां पे छाती पे दुखता है उनके, बट क्या है, कंपलसरी पेमेंट है। समझ रहे हो? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। कौन करता है सर? पीपल करते हैं, लोग करते हैं। किसको करते हैं? टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को करते हैं टैक्स। मैं आपसे टैक्स नहीं खरीद सकता हूं, या मेरे से कोई दूसरा आदमी टैक्स नहीं मांग सकता। मेरे को टैक्स कौन मांगेगा? सिर्फ गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर है। सर ये कौन बोल रहा है?
अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। टैक्स गवर्नमेंट ही ले सकती है, ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सके। क्या बोल रहा हूं मैं? टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होता है जो लोग करते हैं गवर्नमेंट को। काय के लिए करते हैं वो बाद में आते हैं उस पर। अब सर सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करता तो गवर्नमेंट को पावर किसने दिया? बताइए, गवर्नमेंट को पावर किसने दिया है टैक्स कलेक्ट करने की? किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। किसी का कहना है लोगों ने दिया है। भैया मैंने तो नहीं दिया, आपने दिया है क्या? बेटा जी आप दिए है? नहीं दिए? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। किनका कहना है ये? आई एम सोनल का कहना है कि सर ये जो गवर्नमेंट को पावर मिली है ना, ये पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। क्यों भैया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या पप्पा है क्या? ये गवर्नमेंट को पावर दे रहे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर है? तो सवाल का जवाब है जी हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये डैडी है, ये सबका पप्पा है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट के भी ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पावर देता है तो ही गवर्नमेंट कोई टैक्स ले सकती है। या बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको करेक्ट करता हूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बट अभी सुन लो ये बात। बेटा अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी सुन लो ये बात। ये जो गवर्नमेंट है ना, जिसको पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ये पावर किसने दिया सर? ये पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैडी है, मतलब पेरेंट लॉ है। सबसे बड़ा लॉ जो देश के अंदर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है तो वो लॉ बनाने के लिए आपके पास अथॉरिटी होना, और ये अथॉरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक आर्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते। जो एक्ट है उसमें सेक्शंस होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल है 265, आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 बोलता है कि अगर देश के अंदर कोई भी लॉ बन रहा है, देश के अंदर कोई भी लॉ बन रहा है, तो वो लॉ बनाने के लिए आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए। लॉ बनाने के लिए आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए। और ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट लोगों से, इसको टैक्स लॉज बोलते हैं। टैक्स भी एक लॉ है, एक लॉ के तहत लगने वाला टैक्स। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये क्या है? ये एक्ट है, इसका लॉ है पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉज। तो वो लॉ बनाने की पावर गवर्नमेंट को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्या मैं क्लियर हूं ये चीज से? क्या दिमाग के अंदर घुसा है आपके? तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, हु इज द डैडी? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को पावर देता, गवर्नमेंट को पावर देता कि भैया तुम इस पे लॉ बनाओ, तुम उस पे लॉ बना सकते। अब मेरे को किसी चीज पे लॉ बनाना है, जैसे मान के लो प्रणव चांडक को बनाना है हंसने पे लॉ। मैं लॉ बनाना चाहता हूं कि किसी ने हंसा तो उस पर पेनल्टी लगा दूंगा मैं। ऐसा लॉ बनाने की मेरी चाहत है, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रणव चांडक बना ले लॉ तो बना सकता हूं, ऐसे लिखा नहीं रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डैडी है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है ना, इंडिया की गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट्स पाई जाती है इंडिया में। एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कौन सी गवर्नमेंट बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। अरे हाँ ना, बराबर ना। आप देखते हो जो भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हो वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है इंडिया में? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कितनी होंगी? जितनी स्टेट्स है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी होंगी? एक। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है। ऐसा मत बोलना कि सर जितनी स्टेट्स है उतनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, ये सबके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबके लिए है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, ठीक है। अब
वापस से अपने डिस्कशन को लाते हैं व्हाट इज टैक्स पे। टैक्स क्या है सर? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो लोग देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, बुक के अंदर क्या दिया है। व्हाट इज टैक्स? सबसे खास बात ये बुक की, यहां पे लिखा है कि कौन सी चीजें एग्जाम के लिए नहीं है। हाँ जी, दिख रहा है आपको? अ टैक्स मे बी डिफाइंड एज पेक्यूनियरी बर्डन। पेक्यूनियरी बर्डन मतलब मॉनिटरी बर्डन है, आपको पैसे देने पड़ते गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरे को 2000 रुपए टैक्स देना है और मेरे पास फिलहाल के लिए 2000 नहीं है, मेरी शर्ट लेके जाओ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? नहीं। तो इट इज अ पेक्यूनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स, जो इंडिविजुअल्स पे लगता है या प्रॉपर्टी ओनर्स पे लगता है, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। ये डिक्शनरी यूके की है, यूनाइटेड किंगडम, अपने इंडिया की डिक्शनरी नहीं है, ठीक है ना भैया। टैक्स एक पेक्यूनरी बर्डन होता है जो इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी के ओनर्स पे लगता है। सर ये टैक्स लगता क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने हैं। अगर आप किसी रोड से जा रहे हो, वहां गड्ढे रहे, आप क्या बोलते? अरे यार क्या सड़ी हुई गवर्नमेंट है यहाँ की यार, हट, रास्ते है ही नहीं, बोले खड्डों में रास्ते हैं, है ना, गड्ढे है। अरे भैया गवर्नमेंट को गड्ढे करने। अब कुछ किसान हैं जिनके गांव में ये खेती नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अरे भाई मेरे मत करो ये। कुछ किसान हैं जिनके यहाँ पे खेती नहीं हो रही है, क्यों खेती नहीं हो रही है सर? क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। अब ऊपर से पानी नहीं आ रहा तो ये चाह रहे हैं कि वहां पे डैम बनना चाहिए। सब लोग शुरू हो गए गवर्नमेंट को डैम बना दो, डैम बना दो, डैम बना दो। गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट को डैम बनाने के लिए पैसे लगते, ठीक है ना, रोड बनाने के लिए पैसे लगते, पुलिस स्टेशन होना चाहिए हर गांव में, आपका कहना ऐसा है, और पुलिस स्टेशन फ्री में बनता क्या? आप चंदा देते? नहीं। तो फिर क्या? पुलिस स्टेशन होना, हमको गवर्नमेंट स्कूल्स होना, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होना, हमको रोड्स अच्छे होना, हमको डैम्स होना, हमको कैनल्स होना, हमको इरिगेशन फैसिलिटीज होना। तो गवर्नमेंट से मांगते हो तुम, और गवर्नमेंट कहां से लाएगा? गवर्नमेंट लाएगा कहां से? तो गवर्नमेंट ये पैसे, ये जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है ना, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए आपसे कुछ पैसा लेती है, और वो पैसे को बोलते हैं टैक्स। तो यहां लिखा है इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी और एक्टिविटी। ऑन इनकम पे लग सकती है, कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज पे लग सकती है, या कोई एक्टिविटी पे लग सकती है। जैसे एक्टिविटी मतलब कुछ करना या कुछ ना करने पे। जैसे अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है। जैसे आप किसी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है। तो सप्लाई करना क्या है? एक एक्टिविटी है। बेटा म्यूट कर दीजिए जिसने म्यूट नहीं किया है, मैं जब अनम्यूट करना है आपको बता दूंगा। मेरे को हॉर्न की आवाज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज, ठीक है। हाँ, अ टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट। नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट मतलब क्या है? अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं देता। और डोनेशन, टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन बट एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है सर ये? टैक्स कोई वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है। वॉलेंटरी मतलब अपने इच्छा से किया हुआ। मैं अपने इच्छा से टैक्स दे रहा हूं क्या? अब आपको दिखते हैं रोड खराब है, आप किसी गवर्नमेंट के पास जाके बोलते थोड़ी ये लो 2 करोड़ रुपए रखो रोड बना लेना, कोई नहीं बोलता भैया। इट इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। एनफोर्स मतलब गवर्नमेंट आपसे फोर्सफुली लेती है, और सर तुमने नहीं दिया तो आपसे लेंगी वो पेनल्टी, ठीक है ना। इंटरेस्ट लेती है, पेनल्टी लेती है, 234 के इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है 271 की, बहुत सारी दुनिया भर की। तो टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट। ये वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है, लोग अपनी इच्छा से गवर्नमेंट को नहीं देते। किसी ने कहा था सर वो पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं हमको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, नहीं भैया कोई नहीं देता अपने इच्छा से। दुखता यहां पे दिल पे, मेरी बहन रोज रोते रहती, भैया इतना टैक्स लगता, मेरे को इतना टैक्स लगता, बता तू सीए ना कुछ तो कर। मैंने बोला भाई अभी सैलरीड आदमी है तो उसको लगता ही है ना। तो इट इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉन पिनल। इट इज नॉन पिनल मतलब पेनल्टी नहीं है आप पे। देखो अब लोग बोलते हैं कि भैया टैक्स इज अ
टैक्स इज पनिशिव इन नेचर, ऐसा किसी ने कहीं तो एक स्टेटमेंट में लिखा था। इट इज नॉट पनिशिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि भैया तुमने कुछ गलत कर दिया इसलिए तुमसे लोग टैक्स ले रहे, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉन पिनल, मतलब इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। आप पे पेनल्टी लग रही है इसलिए टैक्स ले रहा है, ऐसा है क्या? नहीं 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 भाई, तुम देश में रहते हो, तुमको यहाँ के रोड्स को यूज करना है, तुमको बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए ना, तो गवर्नमेंट को अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो, सो दैट गवर्नमेंट आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, thus it can be said that tax is a compulsory extortion of money by the government। ये extortion of money जो वर्ड है ना, ये बहुत हार्श वर्ड है, बट लिखना पड़ता है। क्यों? वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, बट मैंने लिखा है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये पैसा एक्सटॉर्ट कर रही है लोग से, क्योंकि ये एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सब काट दो, एग्जाम में नहीं पूछते अभी। ठीक है, जितनी बातें मैंने बोली ये आपके बच्चे आपको जब पूछेंगे तो आप उनको ये कहानियां सुना देना। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं रिगार्डिंग व्हाट इज टैक्स? हाँ जी, तो बताओ व्हाट इज टैक्स? कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना। टैक्स पे करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मतलब मेरे दिल में आ रहा है कि टैक्स नहीं पे करना है, तो नहीं पे किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? गवर्नमेंट क्या करेगा फिर? नहीं नहीं, पहले इंटरेस्ट लगाएगा फिर पेनल्टी लगाएगा, पहले इंटरेस्ट लगाएगा फिर पेनल्टी लगाएगा। अब ये इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे चल के इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों चीजें आपको पढ़ने की है। ठीक है, क्या टैक्स पनिशिव इन नेचर है? इट इज नॉट पनिशिव इन नेचर, मतलब पेनल्टी नहीं है भैया, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है? सर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। देखो सर, गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज अपने को प्रोवाइड करती है ना। अब ये देखो, ये जो चीजें थी ना अपन ने बोली थी, ये दूसरे पॉइंट में लिखिए, व्हाई आर टैक्सेस लेविड, क्यों लगी हुई टैक्सेस, टैक्सेस क्यों लगते? तो लिखा है यहां पे, पढ़ लो एक बार। टैक्स कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, विच आर यूटिलाइज फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, लाइक डिफेंस पे खर्चा होता है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो अलग बात है कि सरकारी स्कूल के अंदर टीचर 6-6 दिन नहीं आते और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। हेल्थ केयर, आपको सरकारी हॉस्पिटल दिए जाए, फैसिलिटीज लाइक रोड्स, डैम्स, कैनल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they are levied and collected to fulfill the socio-economic objective of the government। लिखे हुआ ऐसा है, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा, नहीं तो मैं तो बोलता था कि भैया मिनिस्टरों की जेब भरने के लिए टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। अपन थोड़ा खराब बोलने वाले इंसान है। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब टैक्स होता क्या है ये आपको पता है, टैक्सेस लगते क्यों है ये आपको पता है, मतलब बुक में क्या लिखा है वो आपको पता है, और अंदर की बात क्या है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, किसी के सामने बोलना मत, और बोला भी तो मेरा नाम मत बताना कि मैंने ऐसा बोला। ठीक है, हाँ जी, अरे क्लियर है? अब यस सर अब आ रही थोड़ी ऐसे लाइव वाली, फेस टू फेस वाली फील आ रही है। अच्छा है, बातें करना चाहिए टैक्स। ठीक है, पहली बात सर ये होता है कंपलसरी। अच्छा, टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने कितने टैक्सेस के बारे में सुना है अभी तक? 2। पहला मैं बताता हूं, बाप रे ये लड़की बहुत होशियार है। इनकम टैक्स, जीएसटी। अच्छा, इनकम टैक्स, जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा किसने क्या बोला? कस्टम ड्यूटी। हाँ जी, ये 3। अरे अरे, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वो वैट खत्म हो चुका है अभी। जीएसटी के आने के वजह से वैल्यू एडेड टैक्स खत्म हो चुका है, जीएसटी उसको निकल गया है। एक और होता है, मैं आपको बताता हूं, ये आपको नहीं बताऊंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
टैक्स नहीं होता है बेटा, वो सेस होता है। देखो लिखता हूं सही से, CESS, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये मेरे को ये नहीं पूछना था। अभी सुनो मेरी बात, यहां एक जगह टैक्स बोले हुआ है, दूसरे जगह भी टैक्स बोले हुआ है, ठीक है, इधर ड्यूटी बोला है और इधर सेस बोला है। तो मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि ये दोनों टैक्स है, ये एक ड्यूटी है, ये एक सेस है। जिन्होंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा ऑब्वियसली उनको ये चीज पता है, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे को बताओ, क्या टैक्स, ड्यूटी और सेस ये तीनों चीजें एक ही है? क्या मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं? नो सर। बहुत सारे बच्चों, मैं आपसे सवाल है, टैक्स, ड्यूटी और सेस, ये जो तीन शब्द है जो आपने बताया मेरे को, ये तीनों वन एंड द सेम थिंग है, क्या मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं? अरे जिसका बच्चा रो रहा है उसके बच्चे को शांत करवाओ, नहीं तो म्यूट कर दो आप। बच्चे, इतने से बच्चे हैं सारा इंटर में, और बच्चे कैसे हो गए? अभी तुम ही रोने के दिन है तुम्हारे। अरे रुक जाओ एक मिनट भाई लोग, जो मेरे को यहां चैट कर रहे हैं तो समझिए कि मैं इंसान हूं, मैं पढ़ा सकता हूं या मैं आपकी बातें सुन सकता हूं। इधर देखूं भी, इधर पढ़ाऊं भी, आपकी बातें भी सुनूं, प्लस इतनी सारी चीजें आपको समझाऊं भी। भगवान तो मैं हूं नहीं। तो प्लीज इधर चैट में मत बोलो, अनम्यूट करो और मुंह से बोलना, ठीक है? हाँ, तो टैक्स, ड्यूटी और सेस, क्या ये तीनों चीजों को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं? नो सर। बढ़िया, क्यों नो सर? सर क्योंकि टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है और ड्यूटी सिर्फ गुड्स। अरे बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है पहले का, है ना? हाँ जी। देखो बेसिकली बात यह है कि अगर कोई चीज गुड्स या सर्विसेज दोनों पे लग सकती है तो उसको टैक्स बोलते हैं। अगर कोई टैक्स है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लग सकता है, ओनली ऑन गुड्स, सर्विसेज पे लग ही नहीं सकता, उसको कहते हैं सर ड्यूटी। और जो सेस होता है ये गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विसेज पे भी लग सकता है, बट इसमें क्या डिफरेंस है? टैक्स और ड्यूटी में ये डिफरेंस है कि टैक्स गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विसेज पे भी लग सकता है। जैसे इनकम टैक्स, चाहे आप गुड्स बेचो चाहे आप सर्विसेज दो, अगर इनकम कमा रहे हो तो इनकम टैक्स भरना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप गुड्स का सप्लाई करो तो भी जीएसटी लगेगा, आप सर्विसेज का सप्लाई करो तो भी जीएसटी लगेगा, ठीक है ना? टैक्स मतलब वो लेवी जो गुड्स पे भी हो सकती है, सर्विसेज पे भी हो सकती है। टैक्स मतलब वो लेवी जो गुड्स पे भी हो सकती है, सर्विसेज पे भी हो सकती है। ड्यूटी हम तब यूज करते हैं, ड्यूटी ये जो शब्द है ये हम तब यूज करते हैं जब लेवी सिर्फ गुड्स पे होती है। लेवी सिर्फ गुड्स पे होती है। लेवी होना मतलब लगना। अगर सिर्फ गुड्स पे लगते हो तो ड्यूटी, जैसे कस्टम ड्यूटी है, ठीक है ना? कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे लगती है। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तब कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है? अब किसी का सवाल ये आता कि सर अगर हमने सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो क्या होता? तो बेटा IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो अपन आईडीटी के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है? और सर सेस और टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो इसका डिफरेंस होता है कलेक्शन वाले प्रोसेस या पर्पस ऑफ कलेक्शन। देखो जब मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं ना लोगों से, तो मेरे को पता है कि ये टैक्स का जो अमाउंट मेरे पास आने वाला है इसको मैं लोगों के बेनिफिट के लिए यूज करने वाला हूं या सोशल वेलफेयर के लिए यूज करने वाला हूं, बट स्पेसिफिक पर्पस नहीं पता रहता एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट को यह नहीं पता कि इनकम टैक्स को किस पर्पस के लिए यूज करना है। बट जब गवर्नमेंट सेस कलेक्ट कर रहा है, जब भी गवर्नमेंट सेस कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट को पता होता है कि सेस किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, और ये पता कब होता है? एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। देखो इनकम टैक्स से जो अमाउंट आया वो भी अमाउंट मैं किसी पर्पस के लिए यूज करूंगा, और वो पर्पस मेरे को पता चल जाएगा जब मैं उसको एक्चुअल में यूज करने वाला हूं, ठीक है ना? बट सेस के लिए जो अमाउंट मैं जब कलेक्ट करते रहता ना, तभी मेरे को पता रहता कि ये अमाउंट इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होने वाला है, और उसी पर्पस का
नाम दे दिया जाता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम में ही लिखा है कि ये अमाउंट इसका जो भी आएगा उसको मैं काई के लिए यूज करूंगा। तो बताओ मेरे को, हेल्थ एजुकेशन सेस के अमाउंट को काई के लिए यूज करते हैं बेटा? हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, मतलब लोगों को, अरे सर हेल्थ, जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, उसके प्रमोशन के लिए। प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट वाला प्रमोशन नहीं, उसको प्रमोट करना, अच्छा करना, ठीक है। ओके, तो सेस और टैक्स का डिफरेंस भी समझ गया, टैक्स और ड्यूटी का भी डिफरेंस समझ गया। क्या मैं क्लियर हुआ आपके लिए? अब सर ये एग्जाम में जानना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम में जानना जरूरी नहीं है, ये आपके बच्चों को बताना, ठीक है। जब आपके बच्चे आपको पूछेंगे तो उनको बताना, और तब मेरे को याद करके थैंक यू बोलना, ठीक है। एग्जाम में जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज बेसिस पर्पस के लिए है, ठीक है। अब आता है पावर टू लेवी टैक्सेस, या इसको बोलूं मैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर टैक्सेस लेवी करने की पावर कहाँ है? ये भी सिर्फ नॉलेज के लिए है, और ओनली फॉर नॉलेज, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा बट पता होना जरूरी है। जैसे देखो, पहले इसमें लिखा था नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम के लिए है ही नहीं, ये आप आगे चल के पढ़ो मत पढ़ो। देखो ये व्हाट इज टैक्स मैंने आपको आज बता दिया ना, इसके बाद में ये पढ़ने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई आर टैक्सेस लेविड, ये भी कभी पढ़ना नहीं है ऐसे, नॉट फॉर एग्जाम, खत्म। आपकी बुक शुरुआत अब हो रही है यहां से। ये चीज एग्जाम में आपको पूछेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, बट इसका नॉलेज होना कंपलसरी है आपको। आगे चल के कभी भी कोई इंसान कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे ये लिखा है ओनली फॉर नॉलेज। चाहूं तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता था नॉट फॉर एग्जाम, बट मैंने उसको नॉट फॉर एग्जाम नहीं लिखा है, क्योंकि जो नॉट फॉर एग्जाम का पोर्शन होता है उसको टोटली काटने का है अपने। ओनली फॉर नॉलेज वाली चीज को आपको समझ के दिल के अंदर रखने का है, दिमाग में मत रखना। दिल के अंदर रखना, किसी ने पूछा तो बता देने का। दिमाग में वो चीजें रखनी है जो अपने को एग्जाम में लिखने की है, ठीक है। अब टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया के पहले एक चीज मेरे को आप बताइए, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टैक्स। अभी आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अपन। इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। टैक्स के टाइप्स होते हैं दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर बाद में आता हूं। पहले मेरे को ये बताओ, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अपन, बराबर। एक इसका एक्ट है, ये इनकम टैक्स कहां दिया होगा बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया इनकम टैक्स, पार्लियामेंट में। हाँ भैया, पार्लियामेंट में इनकम टैक्स नहीं दिया है, पार्लियामेंट में थोड़ी लिख के रखे हुआ है पूरा का पूरा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में दिया है 1961, बराबर। ये 1961 मतलब क्या है? ये एक्ट का ईयर है। अभी एक्ट, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये 1 अप्रैल 1962 से एनफोर्स हुआ है सर। 1961 में नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, कभी कभी है ना धोखा हो जाता है आपको, इसलिए हर वो चीज जो हम देखते हैं वो सच नहीं होती है। लिखा तो 1961 है, बट शुरुआत में आया 1 अप्रैल 1962 से। और कल के बाद में अभी आपको लग रहा होगा कि सर तुम हमको बना रहे, कुछ तो भी लिखे हुआ है हमारे चेहरे पे, ऐसा नहीं है। अभी आज आपको ये क्लियर नहीं होगा 1961 यहां पे क्यों है और 1962 यहां पे क्यों है, या आज मैं आपको बताऊंगा तो आप इतना दिल पे ले नहीं पाओगे, इसलिए आज के लिए ये रुक जाओ। कल जब मैं आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बराबर लिखे हुआ है, 1961 भी बराबर है, और ये 1 अप्रैल 1962 से क्यों लाया ये भी बराबर है। क्लियर है? अरे भाई कैलेंडर ईयर नहीं रहता, ए मासूम हो। जितने 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 मेरे मासूम से बच्चे हैं जो 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाते हैं, भाइयों और बहनों बदल गई है जिंदगी आपकी। अब आपके लिए 31 मार्च ईयर एंड होगा
और 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा। जो बाकी सारी दुनिया करती है कैलेंडर फॉलो करना, वो अब आपके लिए मोह माया हो चुकी है। आपके लिए 1 जनवरी का कोई रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि 31 दिसंबर के दिन भी आपकी क्लास रहती है, ठीक है ना। हाँ, और 1 जनवरी को भी आपका टेस्ट रहता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। मैं 1 जनवरी के दिन जब मैं पढ़ता था तो मेरी 8 घंटे क्लासेस रहती थी इंटरमीडिएट की, आईपीसीसी की, और हम जाते थे, और 31 को पार्टी वार्टी भूल गए। तो यही जिंदगी आपकी चलनी है, तब जाके आप 1st अटेम्प्ट के अंदर पास हो सकते, नहीं तो अटेम्प्ट आते रहेंगे, बच्चे पेपर देते रहेंगे। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, और जो लोग 1st अटेम्प्ट में पास होते, ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। तो आप सोचिए आपको 1st अटेम्प्ट में पास होना है, या अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स, मई के बाद या जून के बाद दिसंबर, मई के बाद नवंबर, ऐसा सिलसिला शुरू रखना है। याद रखिए 1st अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है पास होने का। क्यों? क्योंकि अगर आप 1st अटेम्प्ट में पास नहीं होते हो तो 1st अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के लिए 2 महीने लगते हैं, मिनिमम 2 से 3 महीने, और जब दूसरा अटेम्प्ट 6 महीने बाद ड्यू है तो 3 महीने बाद आपको पता चलेगा आप फेल हो गए, और अगले 3 महीने के अंदर आपको दोनों ग्रुप की वापस से पढ़ाई करनी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है गिवन द कंडीशन जो आपके दिमाग की है। तो प्लीज मेक श्योर आप 1st अटेम्प्ट में ही निपटा दो इसको। अब थोड़ी सी एक बात बता दो आपको इसके पहले, जैसे कि लेक्चर के बीच में हम लोग बताते रहते थोड़ा थोड़ा, अब याद आ गया तो बता देता हूं। इसके पहले सीए इंटरमीडिएट में एक बच्चा था जिसने 84 मार्क्स लेके आए थे, और एक सीए इंटरमीडिएट में एक और बच्चा था जिसने 88 मार्क्स लेके आए थे। जो हाईएस्ट मार्क्स है, अभी तक एग्जामिशन कितने गिनते भी नहीं, गिन नहीं सकता, बहुत सारे। जो हाईएस्ट मार्क है अभी तक के वो 88 मार्क्स है, किसी बच्चे ने लेके आए थे। और इस बैच से, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएस के हो, चाहे आप सीएमए के हो, मेरे को 90+ का एटलीस्ट एक बच्चा चाहिए। 90+ मार्क्स लाने वाला टैक्सेशन के अंदर एटलीस्ट एक बच्चा चाहिए। वो हिसाब से प्रिपरेशन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और वो हिसाब से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होनी होगी, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, ठीक है। कितने बच्चे लेके आएंगे 90+? अच्छा, अभी मैं ये लिखा ना 90+, तो लोग बोलते सर पास होने के लिए 40 लगते और एग्रीगेट निकालने के लिए 50, और 60 में तो एग्जाम्शन आ जाता। तुम कुछ भी हवा में बातें मत करो 90+ की। भाई जिसने 88 लेके आए तो सिर्फ 2 मार्क की कमी थी। 90+, ये मेरा ड्रीम है कि किसी एक बच्चे को मेरा 90+ मिल जाए। टैक्स में 100 में से 100 नहीं आते, सीए फाइनल में किसी बच्चे ने एसएफएम में 100 में से 100 लेके आए थे, तो आप इंटरमीडिएट में 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो लेवल की प्रिपरेशन, वो लेवल के क्वेश्चंस, वो लेवल के एमसीक्यूज, वो लेवल के चार्ट्स मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी। आपका एक ही काम है, आपको पढ़ने का है, ठीक है। अगले 6 महीने जो भी लोग रिलेशनशिप में होंगे, भैया अपनी बंदी या बंदे से बोल दो भैया रुक जाओ, मेरी एग्जाम है। अगर वो रुक गया तो आप पढ़ने लगो, और अगर वो बोलता नहीं मैं रुक नहीं सकता तो छोड़ दो उसको, क्योंकि जो इंसान अभी 6 महीने नहीं रुक सकता तो आगे फाइनल में तो आप 1 साल रोकने वाले हो, तो बाद में छूटना ही है, तो अभी छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, लोग बोले ब्रेकअप करवा देंगे मेरा, नहीं भैया मैं ब्रेकअप करवाने के पीछे नहीं पड़ा हूं आपके, बस आपको एक बड़े भाई जैसे गाइड कर रहा हूं कि आपको कौन सी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे वापस टैक्सेशन की, अपन बात कर रहे थे सर इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया था, ये 1 अप्रैल 1962 को, बट अपन इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे। ये 1961 उसका ईयर दिया है वहां पे उसके सामने, ठीक है। क्या मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ा रहा हूं? कब बना, कब था ये? 1 अप्रैल 1962 को। ये कब बना था? 1 अप्रैल 1962 को, बराबर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स, बराबर। जो एक्ट बने हुआ है 1961 में, जो 1 अप्रैल 1962 को आ रहा है, और आज का क्या दिन, क्या है आज? 15 दिसंबर 2020। 2020 में 59 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स, लगभग 60 साल पुराना टैक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं सर, नहीं ये नहीं पढ़ा रहा हूं। तो फिर अरे यहां तो लिखा है ना कि ये 1 अप्रैल 1962 को आया था। जब ये टैक्स बना होगा या जब ये लॉ बना होगा बेटा, तो ये एक्ट जब बना ना, इनकम टैक्स एक्ट, उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे ना,
सिचुएशन में चेंजेस आए होंगे, बिजनेस करने के तरीके में चेंजेस आए होंगे, इकोनॉमी में चेंज आया होगा, लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया होगा, लोगों के टाइप्स में चेंज आया होगा, लोगों की क्लास में चेंज आया होगा, हर चीज में चेंज आया है पिछले 60 सालों में। तो अब ये 1961 की चीज क्या हम 2020 में लगाते? नहीं नहीं। तो इसमें हर साल आते हैं चेंजेस, और उन चेंजेस को प्यार से नाम दिया जाता है अमेंडमेंट्स। उनको क्या लिखा जाता है? अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स आते हैं बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट, FA, फाइनेंस एक्ट। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल पेश करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, ये लिखा है बुक के अंदर, अभी सुन लो, फिर वो आपको पढ़ने का है। हर साल, एवरी ईयर 1 फरवरी को, पहले ये लास्ट डे ऑफ फरवरी को आया करता था, अब ये 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर एक फाइनेंस बिल पेश करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? अरे क्या करते हैं वो? फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये फाइनेंस बिल एक्ट नहीं होता, ये फाइनेंस बिल प्रपोज्ड होता है। ये फाइनेंस बिल क्या होता है? प्रपोज्ड होता है कि हम ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं। ये फाइनेंस बिल को बाद में लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट, तीनों का कंसेंट मिलने के बाद सबसे पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा का कंसेंट मिल गया तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा का कंसेंट मिल गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। और जब ये फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट मिल जाती है, जब इस फाइनेंस बिल को या किसी भी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट मिल जाती है, तो वो बनता है एक्ट, वो बनता है एक्ट। बिल से एक्ट बनने का ये सफर यही खत्म होता है और फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है। फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है 1 डे ऑफ फरवरी को, फिर वो बिल जाता है लोकसभा के पास, लोकसभा वो बिल को कुछ चेंजेस के साथ अप्रूव करती है, या हो सकता है जैसे प्रपोज्ड है वैसे ही अप्रूव कर दे। फिर एक सेकंड, कौन बोलता है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थोड़ा सिविक्स भी आ गया, अच्छी बात है। सिविक्स क्या होता है मेरे को नहीं पता। अच्छा, वो सिविक्स बचपन में आप पढ़े थे वो, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर उसका अप्रूवल दिया तो फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हर साल आता है फाइनेंस एक्ट। देखो अब ये अमेंडमेंट्स आती है जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, तो अपन ने साथ में ये बता दिया आपको कि फाइनेंस बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता। तो ऐसे ही अपन लिंक करते चलेंगे, और जब सारा का सारा हो गया तो एक बार मैं पूरी चीजें आपको सिक्वेंशियली पढ़ा दूंगा, तो आपको सीक्वेंस भी समझ में आ जाएगा पेपर के लिए, टेंशन लेने का नहीं। बहुत से बार ऐसे होगा कि आज की चीज कल क्लियर होंगी, कल की चीज परसों और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बच्चे का बोलना रहता, सर तुमको मालूम है कि वो क्वेश्चन करने के बाद ये कॉन्सेप्ट मेरा तगड़ा हो जाता था, तो पहले वो क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं बताता था ना, तो वो क्वेश्चन समझने की संभावना ही नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट है एक, फिर ये फाइनेंस एक्ट है जो अमेंडमेंट लेके आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एक्ट है ना, इनकम टैक्स एक्ट, ये मान के कि आपको थोड़ा सा अकाउंट्स आता, अकाउंटिंग की क्लासेस आपकी हो गई बेटा। हाँ, आपको पता है जो भी अपने पास एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, यस। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता ना, वैसे ही डेप्रिसिएशन का अपने को एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता। सर डिडक्शन क्या रहता? अभी के लिए सिर्फ सुन लो, इनकम टैक्स के अंदर भी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है। क्या बोला मैंने? इनकम टैक्स के अंदर भी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता। सेक्शन 32 में लिखे हुआ है, सेक्शन 32 बोलता है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। बट उसने ये नहीं बताया कि क्या रेट पे डिडक्शन मिलेगा, तो उसके लिए दिए गए रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज आती है, एक्ट के अंदर 100 चीजें लिखी है, ठीक है ना।
आप समझ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं अगर किसी को कोई भी दिक्कत रही तो आप बीच में अनम्यूट करके मेरे को बोल देना, मैं वहां बता दूंगा। एक्ट के अंदर होते हैं बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बराबर। अब ये बहुत सारी चीजों को प्रणव चांडक जो हिसाब से इंटरप्रीट कर रहा है, क्या जरूरी है आप भी वो चीजों को जैसे मैं इंटरप्रीट कर रहा हूं, जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे ही आप समझे? बताइए, क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं। मैं कुछ और समझ सकता, आप कुछ और समझ सकते। तो फिर मैं बताऊंगा गवर्नमेंट को कि भैया मेरे को ये लग रहा, आप ये डाउट पूछ करोगे, आप ये डाउट पुट ऑन करोगे, मैं कोई और डाउट पुट ऑन करूंगा, तीसरा इंसान कोई और डाउट पुट ऑन करेगा, ऐसे अलग अलग इंसान अलग अलग डाउट्स पुट ऑन करेंगे। और ये डाउट्स सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशंस इशू करता है, कुछ सर्कुलर्स इशू करता है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें होती है। तो आप पढ़ने वाले क्या हो? आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हो या आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हो? मेरे को ये बताइए। इनकम टैक्स आपको इनकम टैक्स पढ़ना है ना, बराबर। अब इनकम टैक्स का एक एक्ट है, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये एक्ट पढ़ा दूं तो एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई होती है, जैसे डेप्रिसिएशन क्या रेट से लेना है, उसके लिए मेरे को आपको पढ़ाने पड़ेंगे रूल्स भी। ये एक्ट आया था 1961 में। उसके बाद जो फाइनेंस एक्ट आया हुआ है वो आया हुआ है 31 मार्च 2020 को। कब आया हुआ है? 31 मार्च 2020 को अप्रूव हुआ। जो फाइनेंस एक्ट 20 है ना, ये 31 मार्च 2020 को आया। उसके बाद में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। मेरे को अगर आपको आज पढ़ाने का है तो वो नोटिफिकेशंस भी पढ़ाने पड़ेंगे। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो यार? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे को आपको सर्कुलर्स भी पढ़ाने पड़ेंगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया है ना। कौन था रे भाई ये वाह वाला? हाँ जी, हाँ। तो ये मेरे को सर्कुलर्स पढ़ाने पड़ेंगे। अब अगर आपने सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन दिया होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट याद है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके अंदर एक बीबी के बारे में बोला था, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बराबर। अरे हाँ ना, वहां लिखा था एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बराबर। तो वो केस लॉ था। कौन सा केस लॉ था? अरे वो केस लॉ था मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। तो जो लॉ है, बिजनेस लॉ है, उसके अंदर भी था। यहां पे भी केस लॉज होते हैं। इनकम, मेरे को कुछ केस लॉज भी पढ़ाने पड़ेंगे आपको। और ये देखो सुनो, आपको अगर इनकम टैक्स पढ़ना है ना तो सिर्फ एक्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा। आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए वो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सर्कुलर्स भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने कभी बेसिक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सोर्सेस ऑफ लॉ देखा होगा तो उसके अंदर होता है पास्ट जजमेंट गिवन बाय कोर्ट। जो कोर्ट जजमेंट देता है ना वो लॉ बन जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उस पर नया लॉ बनाते हो। तो जो कोर्ट के जजमेंट्स है वो भी आपको पढ़ाने पड़ेंगे। ये केस लॉ है, ये फाइनल लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट लेवल पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्ट्स पढ़ाना है मेरे को, आपको रूल्स पढ़ाना है मेरे को, आपको नोटिफिकेशन पढ़ाना है मेरे को, आपको सर्कुलर्स पढ़ाना है मेरे को, आपको केस लॉस पढ़ाना है, प्लस मेरे को आपको पढ़ाना है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के रूल्स। मेरे को आपको इंटरप्रिटेशन के रूल्स भी पढ़ाना है, क्योंकि आगे चल के ऐसा होगा, आगे चल के सुनो मेरी बात, आगे चल के ऐसा होगा कि कोई एक सेक्शन आपने पढ़े हुआ है और दूसरा सेक्शन कुछ और बोल रहा, एक सेक्शन कुछ और बोल रहा, दूसरा सेक्शन कुछ और बोल रहा।
दोनों सेक्शन एक ही एक्ट के पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही एक सेक्शन कुछ और बोल रहा, दूसरा सेक्शन कुछ और बोल रहा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर लगाऊं तो लगाऊं कौन सा, करूं तो करूं क्या, ठीक है ना। फिर मेरे को आपको यहां पे बताना पड़ेगा कौन सा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को यह पता होगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल। ये रूल कहता है, ये इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल कहता है कि जब दो सेक्शन के बीच में भिड़त हो जाए ना, तो आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल लगाओ। मतलब आप ऐसा कंक्लूजन लो, ऐसा इंटरप्रिटेशन लो कि दोनों के दोनों सेक्शन किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी बुरा ना लगे। और अगर यह करना पॉसिबल नहीं है तो बोलते हैं जो बाद में लिखा है वो बेटर रहता, लेटर द बेटर वाला रूल रहता। लेटर द बेटर मतलब क्या, समझो सेक्शन 30 में कुछ लिखा है और सेक्शन 70 में कुछ लिखा है, और 30 में लिखा हुआ और 70 में लिखे हुआ दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालना है, ये दोनों रूल का कंबाइंड इंटरप्रिटेशन जब आप निकालोगे ना, तो आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालना है कि ना 730 वॉयलेट हो ना 70 वॉयलेट हो। आपको दोनों को साथ लेके चलना है। बट अगर ये दोनों को साथ लेके चलना वाला पॉसिबल नहीं है तो फिर एक रूल आता है, लेटर द बेटर। मतलब जो भी सेक्शन बाद में है वो बेटर है। बाद में कौन सा है, 70, तो 70 जीत जाएगा, 70 जीत जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स है। मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। ये क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि भैया ये जो इनकम टैक्स है ना, ये भी एक लॉ है, ये भी एक लॉ है। और लॉ जब आपको आना है तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन के रूल्स भी आपको समझने चाहिए। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल आपको बताया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, ये लेटर द बेटर का रूल बताया। वैसे जब जो मेरे को रूल लगते हैं आपको पढ़ाना जरूरी है, तो मैं आपको क्लास के अंदर वो भी पढ़ाऊंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि जब आप फाइनल में जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे नहीं 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 नहीं, ये प्रणव चांडक ने पहले बताया हुआ है। जो सेक्शंस इंटरमीडिएट लेवल के फाइनल में है ना, वो सेक्शंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइनल के अंदर, फाइनल तक याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना एकदम एग्जाम्पल दिमाग के अंदर घुसेंगे। अपन बहुत इंफ्लुएंशियल पीपल है, सीधा दिल के अंदर जाते हैं, दिमाग में नहीं, दिल में याद रहता। और देखो जो बच्चे नलायकों जैसे शांत बैठे हैं, बोर हो गए कि यार शिट कितना देर हो गया, 1 घंटा 2 मिनट हो गया यार, बड़बड़ी करे जा रहा है ये इंसान। मैं आपको बताता क्लास का अपना रूल, मैं लोगों से पूरा उल्टा चलता। लोगों का जनरली ये मानना रहता कि भैया मजा आए ना आए समझ में आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखो समझ में आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, क्लास के अंदर मजा आना चाहिए। अगर क्लास में मजा आएगा तो दिल लगेगा, और अगर दिल लगेगा तो समझ में आना, ये मेरी गारंटी है। देखो आप मजे ले लो, समझाना मेरे पे छोड़ दो। आप क्लास में मजे लो, समझाना मेरे पे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा आपको। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आपको समझा दूंगा पूरा 100 तरीके से, हर एक चीज खट 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 क्लियर, ठीक है ना। आपका एक ही काम बनता है कि आपने, 1 मिनट, ये जो बच्चा ड्राइंग कर रहा है, बेटा ड्राइंग मत कर, नहीं तो ड्राइंग की शीट से दिन भर ड्राइंग ही करवाते बैठूंगा तेरे को, ठीक है। तो आपका एक ही काम है, आपको मजे लेने, ठीक है ना। अब मेरे लेने हैं क्या, नहीं मेरे मत लेना, क्योंकि मैं ले लूंगा फिर आपके। हाँ, तो अब ये जो चीजें हैं मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक एक्ट, ये रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, केस लॉस, और ये सब मिला के बनता है बेटा लॉ। ये सब मिला के बनता है बेटा लॉ। तो अब मेरा एक सवाल आपसे है, अब समझेंगे आपको कि दिमाग ये समझे हुआ है कि नहीं समझे हुआ है। मेरे को बताओ, इनकम टैक्स एक्ट एक चीज है और एक चीज है इनकम टैक्स लॉ। एक्ट बड़ी चीज है या लॉ बड़ी चीज है? मेरा सवाल आपसे बेटा, एक्ट बड़ी चीज है या लॉ बड़ी चीज है? बच्चों का कहना है सर लॉ बड़ी चीज है। जी हां, लॉ बड़ा है एक्ट से। क्यों? क्योंकि सर लॉ के अंदर एक्ट आता, रूल्स आते, नोटिफिकेशंस आते, सर्कुलर्स आते, सारी चीजें आती। इनकम टैक्स एक्ट इज नैरो,
और ये ब्रॉड सेंस में होता है। जब मैं इनकम टैक्स लॉ की बात करता हूं तो लॉ के अंदर एक्ट आता है, इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट आता है, ये इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961 का, फाइनेंस एक्ट आता है हर साल का। ओ भाई जिसने ये किया, वापस से आखिरी बार बोल रहा हूं, ये करो मत, ठीक है। उसके अंदर एक किया था, इनकम टैक्स के रूल्स आते हैं, चौथा नोटिफिकेशंस आते हैं, पांचवा सर्कुलर्स आते हैं, और क्या क्या आते हैं बोलो? रूल्स रेगुलेशंस, पास्ट जजमेंट्स, कोर्ट के जजमेंट्स, हाँ उसी को केस लॉ बोलते हैं। 7 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, हाँ अरे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो एक नहीं, अरे नहीं, अरे हाँ ये 5 जजमेंट को ही केस लॉज बोलते हैं बेटा। जो 5 जजमेंट होते हैं ना वो केस लॉज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले अपन, क्या पढ़ने वाले? अपन पढ़ने वाले इनकम टैक्स लॉ, अपन पढ़ने वाले इनकम टैक्स लॉ, जिसके अंदर एक्ट भी पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, नोटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, सर्कुलर्स भी पढ़ेंगे, केस लॉज भी पढ़ेंगे, और कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे। अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहा हूं तो आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, या सीएस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, आपको रूल्स पढ़ने हैं, आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये कुछ 5 जजमेंट्स है, और ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब 6th और 7th आपको फाइनल लेवल पे है, ये आपको फाइनल लेवल पे है, ऐसा आपके बुक के अंदर लिखे हुआ है। बट मैं आपको इंटर लेवल पे ही पढ़ाऊंगा, और इसके लिए लोग मेरे को बहुत गालियां देते हैं कि वो प्रणव जांडक 1 नंबर ठस इंसान है, बिन काम का पढ़ाते रहता। भैया नहीं 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 नहीं, ये बिन काम का मैं पढ़ाता नहीं। मेरे बुक के अंदर जो चीजें जहां पे दी हुई है उस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंस्टीट्यूट ने उस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप चाहो तो नवंबर 20 का पेपर देख लो, अगर आप चाहो तो नवंबर 19 का पेपर देख लो। जो चीजें इंस्टीट्यूट देता नहीं है, देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक कंसेप्ट दे देता है आपको, ठीक है, और ये कंसेप्ट से रिलेटेड जो केस लॉज है वो नहीं देता। अब मेरे को बताओ, मेरी कहा गलती जो ये कंसेप्ट पढ़ाने के लिए मैं ये केस लॉ बताऊं तो मेरी गलती कोई? भाई नहीं गलती, ये केस लॉ पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ये केस लॉ नहीं पढ़ाऊंगा ना तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये कंसेप्ट को काट दूं ये बोल के कि इसका रेलेवेंट केस लॉ नहीं दिया हुआ है, या फिर इसका केस लॉ मैं अपनी मर्जी से घुसा दूं बुक के अंदर और आपको ये कंसेप्ट बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं। तो तुम क्या करते हो सर? मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूं। देखो 1-2 चीजें थोड़ी ज्यादा की बताई तो चलता, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कम नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ। ये जो बेवकूफ इंसान यहां पे कनोट कर रहा है ना, मत लिखो, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं घर पे आके मारूंगा पर बेटा तेरे, ठीक है, घर पे आके मारूंगा, स्क्रीन में से, मोबाइल में से बुक का मारूंगा। हाँ तो सर ये चीजें है, अपन ये पढ़ने वाले। तो एक और सवाल जो पूछा था मैंने आपको कि एक्ट बड़ा है या लॉ बड़ा है, तो आपने जवाब दिया लॉ बड़ी चीज है, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है क्या? पूरा बैकग्राउंड सेट हो चुका है, अभी पूरी महफिल जम चुकी है, अब एकदम मैं ब्लास्ट करने जा रहा हूं। करूं क्या? तो सबसे बड़ी चीज है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को? नहीं रे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये पावर देता है। पावर देता है ये किसको? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट होती है 2 टाइप की, एक होती है सर स्टेट गवर्नमेंट, 1 मिनट, हाँ, दूसरी होती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर मुन्ना। हाँ इसके पहले मैंने आपको एक चीज पूछी थी, इसके पहले मैंने आपको एक चीज पूछी थी, क्या बोला था मैंने? हाँ मेरे को
इनकम टैक्स लॉ है बड़ा एक। इनकम टैक्स वैसे तो टैक्स है, बट ये इनकम टैक्स लगाने के लिए या लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमको लॉ लगता है, तभी तो इनकम टैक्स लॉ है ना बे। अरे आओ कि नहीं? Yes, sir. इनकम टैक्स एक लॉ है, बराबर। तो ये लॉ या टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ा, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, बराबर। और ये लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए थी पावर, गवर्नमेंट को चाहिए थी पावर। ये पावर कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि हु इज द डैडी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डैडी। ये भगवान है, ये पप्पा है। हाँ डैडी, बाप बाप होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पप्पा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट दो टाइप की होती है, हमको पता है, ठीक है। अरे मुन्ना, और वो जो मुन्नी पीछे बात कर रही है किसी से, बात मत कर, ठीक है। हाँ, तो अब सुनो ध्यान से एक बात। एवरी लॉ, कोई भी लॉ जो बनाता है तो वो बाय द अथॉरिटी बनना चाहिए, उसके लिए अथॉरिटी लगती है। ये 265 में बताया हुआ है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस नहीं होते। ये आप जानकारी के लिए पता रख लो। दो टाइप की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, एक है सर स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। दो टाइप की गवर्नमेंट है सर, एक है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए एक है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉ है। अरे है कि नहीं है? Yes, sir. टैक्स का लॉ है, फिर आपके इंस्टीट्यूट का एक्ट है, फिर सोसाइटीज से रिलेटेड एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्ट है, लाइसेंस के लिए एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ऐसी कितनी सारी एक्ट है, बराबर। अरे हो कि नहीं? आप वो चीज से रिलेट कर सकते हो। उसका एग्जांपल देता हूं, जो आप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हो। अरे बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं ना, हाउसिंग सोसाइटीज में। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज को आपको पता है कि इनको रजिस्टर करवाना पड़ता है। अरे सोसाइटीज को रजिस्टर करवाना पड़ता ना यार। तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है। सोसाइटीज को रजिस्टर करने के लिए भी एक एक्ट बनी है, बराबर। अब महाराष्ट्र में एक सोसाइटी है, महाराष्ट्र के पुणे शहर जहां मैं रहता हूं वहां एक सोसाइटी है, ठीक है ना। और गुजरात में एक सोसाइटी है, गुजरात में अहमदाबाद में मेरी दीदी रहती है, वहां एक सोसाइटी है, ठीक है ना। दोनों सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग है। क्यों ऐसा? हाँ, समझा नहीं मेरे को? महाराष्ट्र में एक अलग है, गुजरात में अलग है, दोनों में अलग है। तो मेरे बच्चों का कहना है क्योंकि सर स्टेट्स अलग अलग है। गवर्नमेंट अलग-अलग। हाँ, ये बात क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ऐसा किसने बोला? ये नेटवर्क का इश्यू होगा किसी, इसलिए किसी बच्ची का ऐसा सुन लिया तो मेरे को थोड़ा, हाँ किसी बच्चे ने बोला क्योंकि सर दोनों गवर्नमेंट्स अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का अलग है। पहली बात तो सर दोनों जहां पे सोसाइटीज सिचुएटेड है ना, यहाँ की स्टेट्स अलग है, एक महाराष्ट्र में एक गुजरात में। फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर क्योंकि दोनों की स्टेट गवर्नमेंट अलग है, इसका मतलब आपका कहना है कि जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की एक्ट है वो महाराष्ट्र में अलग है और गुजरात में अलग है। आपका ऐसा कहना है कि दोनों में एक्ट अलग अलग है क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट अलग है। क्या इससे मैं ये समझूं कि सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की जो एक्ट है वो उनके स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है? अरे क्यों नो सर?
मैं पूछता हूं, एक मिनट। बच्चे का कहना है कि महाराष्ट्र और गुजरात जहां दो सोसाइटीज है, एक मेरे पुणे में और दूसरा जहां मेरी दीदी रहती है अहमदाबाद में, वहां दोनों सोसाइटीज को रजिस्टर करने के जो क्लॉजेस है या जो रिक्वायरमेंट्स है दोनों के डिफरेंट है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा क्यों, तो किसी बच्चे ने बोला सर क्योंकि इनकी स्टेट्स अलग है, बाद में बोला इनके स्टेट गवर्नमेंट्स अलग है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अलग है तो क्या फायदा, फर्क पड़ा? यूनियन गवर्नमेंट तो एक है। ये लॉ जरूर, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट महाराष्ट्र का अलग है क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है, गुजरात का महाराष्ट्र से अलग है क्योंकि ये गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है। समझ रहे हो आप? ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, गुजरात के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। समझ रहे हो बात को? अगर यही यूनियन गवर्नमेंट बनाती थी ना, अगर यही यूनियन गवर्नमेंट बनाती थी तो महाराष्ट्र के लिए भी सेम रहता था और गुजरात के लिए भी सेम रहता था मेरे भाइयों और बहनों। और मेरे को बताओ आप कहां रहते हो? ये भैया जो यस सर बोल रहे हैं वो कहां रहते हैं? तेलंगाना। अच्छा, महाराष्ट्र में एक रहता है, एक तेलंगाना में रहता है। तो भैया तेलंगाना वाला भी जो सेम पढ़ रहा है, महाराष्ट्र वाला भी सेम पढ़ रहा है। तेलंगाना भी सेम इनकम टैक्स है। सर आपको भी 2.5 लाख का लिमिट मिलता है क्या? हाँ, आपको तेलंगाना वाले को भी मिलता है, महाराष्ट्र वाले को भी मिलता है, गुजरात वाले को भी मिलता है, केरला वाले को भी मिलता है, सबको मिलता है। क्योंकि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये यूनियन गवर्नमेंट है, बराबर, सेंट्रल को यूनियन बोलते हैं। तो अब यहां से नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 यूनियन गवर्नमेंट, चलो ठीक है छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा कॉन्करेंट। अब देखो आर्टिकल 246 है ना, इसका 7th शेड्यूल है, इसका 7th शेड्यूल है, वो आपको 3 लिस्ट देता है। वो 3 लिस्ट के अंदर लिखा है, पढ़ ली इसने। तो सर पहली लिस्ट होती है लिस्ट 1 जो कि होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है लिस्ट 2 वो होती है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 होती है सर कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 के अंदर वो सारे मैटर्स है, लिस्ट 1 के अंदर सर वो सारे मैटर्स है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। लिस्ट 2 के अंदर वो सारे मैटर्स है जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, और लिस्ट 3 में वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिन सब पे कॉन्करेंट, मतलब सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, गलत जवाब। सेंटर क्या करता है? रुक जा मैं तेरी बात को सुनता हूं, पहले मेरे को ये खत्म करने दे। तो देखो सर लिस्ट 1 यूनियन रहता, लिस्ट 2 स्टेट रहता, लिस्ट 3 कॉन्करेंट रहता, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिक्स है और ये पूरी दुनिया आपको बता देंगी। मैं एडिशनल क्या बताऊंगा वो अभी सुन लो। कुछ कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स है, बट नेशनल इमरजेंसी के वक्त या प्रेसिडेंट्स रूल के वक्त उस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, लिस्ट 2 में जो मैटर दिए है ना,
वो स्टेट गवर्नमेंट के है, उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए बना सकती है। बट अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया या प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब प्रेसिडेंट का रूल है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो वो केस में स्टेट जो लिस्ट है उस पे जो मैटर्स है, उसमें जो मैटर्स दिए है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लॉ बना सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें स्टेट यूनियन दोनों बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसपे स्टेट ने भी बनाया है और यूनियन ने भी बनाया है, तो फिर क्या होगा? सेंट्रल कौन जीतेगा? गवर्नमेंट या गलत बात है। मोदी भाई जीतेंगे क्या? मोदी भाई? हाँ, एक बात बताओ मेरे को आप, एक मिनट प्लीज, एक बात बताओ मेरे को, महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई लॉ है या कोई पर्टिकुलर चीज है जिसपे सेंटर के पास भी राइट है और स्टेट के पास भी राइट है, ठीक है? अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया अपने लिए और सेंटर ने भी लॉ बनाया हुआ है उसके लिए, तो मेरे को बताओ महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे कि भैया हमारे लिए तो हमारा लॉ कम से कम जीतने दो, हमको तो हमारे हिसाब से बना दो। तो ऐसा है, अगर कोई कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर लिखा है मतलब उस पे सेंटर भी बना सकता, स्टेट भी बना सकती, ठीक है? जिन जिन स्टेट्स ने वो लॉ बनाया हुआ है और वो लॉ पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया उनको, तो उन स्टेट्स के लिए वही लॉ एप्लीकेबल है। और वो सारे गरीब स्टेट जिन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया उनके लिए फिर सेंटर का लॉ एप्लीकेबल रहेगा। क्या मैं क्लियर हूं बहुत सोपे शब्दों में? यस सर, चलो आगे, गुड। अब एक बार हक्का भक्का पढ़ लेते। देखो ये सारी मोह माया की बातें लिखी हुई है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पेरेंट लॉ, अच्छी बात है। ऑल अदर लॉ, बाकी सारे लॉ जो आप बनाते हो, शुड बी इनैक्टेड। इनैक्टेड मतलब ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिख दिया मेड। बाकी सारे जो लॉ आप बना रहे हो विदाउट एक्सीडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लीगैलिटी की बहुत खराब बात है। क्या लिखा है उन्होंने? ऑल अदर लॉ शुड बी इनैक्टेड विदाउट एक्सीडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि जो बाकी लॉ आप बना रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को एक्सीड किए बिना बनाओ। तो सिंपल लिखना था ना भैया, ऑल अदर लॉ शुड बी इनैक्टेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उनको ऐसा नहीं लिखना है, उनको आपको तकलीफ देनी है बेचारे बच्चों को। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। एंड सब्जेक्ट टू नॉर्म्स, बोले तो टर्म्स एंड कंडीशंस लेट डाउन इन इट। इन इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो आप बाकी सारे लॉ बना रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर बनाओ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, मतलब जो नॉर्म्स दिए हैं उसके नॉर्म्स के विद इन बनाओ। सब्जेक्ट टू मतलब विद इन दोस्त। अगर वो नॉर्म्स तोड़ोगे तो जो लॉ आपने बनाया हुआ है वो लॉ कोई काम का नहीं है, वो लॉ नहीं है, आग लगा दो उसको। देखिए भाई, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता था, पढ़ा है क्या आपने बचपन में? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जब वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते थे ना, तो मैं सिस्टर्स कभी बोला ही नहीं आज तक। हाँ, ये किसने किस टोन में बोल दिया? चलो ठीक है, 25 पार्ट है जिसके अंदर 448 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है, ठीक है? ये 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है। ये चीजें आपको याद रखनी है, रखिए, नहीं रखनी है मत रखिए। पहला बोलता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बताता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, ना लेवी करना है ना कलेक्ट करना है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? ये सेकंड वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है बताएंगे? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। लॉ ने जिसको अथॉरिटी दी है वही लिवाई कर सकता है, टैक्स और कलेक्ट कर सकता बराबर। है, और कोई। अगर आपको लॉ लेवी करना है, लेवी मतलब लगाना है, या लोगों से कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास अथॉरिटी होना, और वो अथॉरिटी बाय लॉ मिलेगा, ठीक है ना?
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। टैक्सेस लगाने की और कलेक्ट करने की पावर किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ कुछ टैक्सेस सेंटर लगाता है, कुछ कुछ टैक्सेस स्टेट लगाता है, ये अपन बाद में देखने वाले। ठीक है, अब देखो ये सब फ्लो में दिया हुआ है, ये आपके मॉड्यूल के अंदर अलग अलग जगह पे बिखरे हुआ था, मैंने सबको पास पास में लेके आ गया। ठीक है ना, जिस जिसकी जोड़ी हम थी उसको जोड़ी में लगा दिया, और जो जो अकेला है वो अकेला पड़ा है। ठीक है, फिर लिखा है सर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू लेवी टैक्सेस सेंट्रल। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246। 246 जो आर्टिकल है उसमें 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी हुई है, उसमें पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसको पावर देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी कौन सी लिस्ट है? नलायक को बोलो। स्टेट लिस्ट। उसमें क्या दिया है स्टेट लिस्ट में? गवर्नमेंट लॉ बना। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर दिए जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना। और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ये वो लिस्ट है जिसमें सेंट्रल भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, अब यहां तक आपके मॉड्यूल में दिया था। ये आर्टिकल 254 मैंने एडिशनल चिपकाया हुआ है, मेरे को लगता कि भैया ये आपके काम का है। हाँ जी, आर्टिकल 254 वो बात बताई थी मैंने, क्या कि अगर कोई मैटर जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है उस पे सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी लॉ बनाता है, तो फिर क्या होगा? ये लिखे हुआ है यहां पे, आर्टिकल 254 डील करता है इनकंसिस्टेंसी के साथ। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रहा है किसी मैटर पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रहा है, तो फिर कौन जीतेगा? अगर ऐसी इनकंसिस्टेंसी आती है तो कौन जीतेगा? ये आर्टिकल 254 बोल रहा है। आर्टिकल 254 बोलता है इफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट makes any law on the matter enumerated in concurrent list and the law so made is inconsistent with any law made by parliament or any existing law with respect to that matter। बाद में बोला है but assent of president is received to such law then law formulated by such state shall prevail in such state instead of law made by parliament। अब इतना मैंने पढ़ लिया इंग्लिश के अंदर, हिंदी में आप समझाओ। सुनो अब क्या बोलता है, अरे जो मैंने पहले बताया था वही तो है यार। अगर कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट दिया है जिसपे स्टेट भी बना सकता है, जिसपे सेंट्रल भी बना सकता है, ठीक है ना। अब कोई एक मैटर है, उस पे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और ये लॉ अलग है जो सेंटर ने बनाया हुआ है। सेंटर का लॉ अलग है, स्टेट का लॉ अलग है। तो अब बताओ वो स्टेट का लॉ चलेगा या सेंटर का लॉ चलेगा? तो बोलते अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा एकदम से जवाब मत दे दो स्टेट सेंटर, ऐसा नहीं। सुनो मेरी बात, ठीक है। तो बोलते हैं अगर कोई स्टेट किसी मैटर पे लॉ बनाती है जो कॉन्करेंट लिस्ट पे दिया है, मतलब उस पे लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास भी है और सेंटर ने उस पे लॉ बनाया हुआ है, या फिर वो पे चीज पे सेंटर ने लॉ नहीं बनाया बट एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब बने हुआ लॉ है ऑलरेडी उस पे, और ये जो स्टेट लॉ बना रही है ना ये उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब उससे अलग है। तो बोलता है स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया हुआ है वो लॉ उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होगा, चलेगा, जीतेगा, चलता रहेगा, लगता रहेगा, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट मिलती है। ठीक है, अरे ठीक है। हाँ। उसके बाद का प्रोविजो काट दो, आपके दिमाग के ऊपर जाएंगे अभी। फिर उसके बाद बोला है कि भैया ये जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट में क्या दिया था? वो सारे मैटर जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता, बराबर। तो यूनियन लिस्ट में अलग अलग एंट्रीज है,
उसका एंट्री 82 नंबर की एंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो टैक्स लगा सकता ऑन इनकम। एंट्री 82, इनकम टैक्स इज लेविड वाया एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। क्लियर है? एंट्री नंबर 82 याद रखोगे, इनकम टैक्स लगाने के लिए एंट्री नंबर 82। हाय नितेश जोशी, हाय। ठीक है, प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। आप इतने खूबसूरत दिख रहे हो कि मेरे को ये देखने का इच्छा ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो एंट्री 82 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है ना? ब्रैकेट में लिखा है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगा सकती इनकम्स पे, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स लगाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया है। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अपने हिसाब से एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगा सकता है। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। अब एक बात बताता हूं आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपका नेटवर्क खराब है, मेरी आवाज तो बहुत सुंदर है, पूरी आ रही है। हाँ जी, आ रही है ना आवाज? हाँ नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, तो सर एक बात समझो, एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लगाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है ना? बट मुद्दे की बात यह है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन। आपने बचपन में पढ़ा था, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जहां पे फार्मर, एग्रीकल्चरल मोस्ट ऑफ द लोगों का बिजनेस है। तो ये पहले बात हुआ करती थी और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट नहीं दिया है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगा पाए, और इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम पे जो भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है एज पर सेक्शन 10(1). अभी ये बातें सिर्फ सुन लो, अभी ये समझ में नहीं आएगा बट सुन लो। मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, बट उन्होंने एक रास्ता चुन के रखा है, निकाल के रखा है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगा देते हैं इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स। वो क्या है मैं आपको एग्जम्प्ट इनकम में पढ़ाऊंगा। बट एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट एज पर सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) में लिखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, कुछ नीचे कंडीशंस दी है, उसके हिसाब से पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स हो जाता है। और वो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स होने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जम्प्ट इनकम के अंदर। अभी के लिए क्या होता है, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसके लिए एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो इनकम टैक्स लगा सके, काई पे, इनकम्स पे, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या क्लियर है? Yes, sir. स्टेट गवर्नमेंट के पास है भैया। कुछ गलती से गलत बोल दिया होगा तो माफी, दोनों हाथ जोड़ के। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। हमको तो आ रही है आवाज, तो नेटवर्क से बाहर जाओ। अभी आ रहा, नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क में आओ। और कितनी देर लगेंगी सर, और कितने देर लगेंगी? क्या बोल रहा है भैया? अरे बाप रे, कोई तो मेरे को भेजा कि भैया हैज बीन देयरली एक्सप्लेन बाय वेयर देयर आर इंटरेक्शन। भैया किसी ने प्राइवेट में भेज दिया मेरे को, काश आपके जैसा टीचर मेरे टाइम में होता। तो भैया टाइम जाने की बात नहीं आती है, वक्त अभी भी है, पढ़ लो जो भी इंसान है। और रंजन भैया किसी ने पूछा सर और कितना देर लगेगा? बेटा मैं क्या
टाइम पास करने आए हुए और कितना देर लगेगा। तो चलिए अभी एक थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का, फिर मैं आपको कल टैक्सेस अभी ब्रेक के बाद में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी लू कि छोड़ू, बहुत ज्यादा हो गया दिमाग के ऊपर। देखो वैसे तो मैंने आपको ले लू ना, तो ब्रेक दूं क्या? क्या बोले? ब्रेक नहीं चाहिए? चलिए ठीक है, गुड। अब टैक्सेस की बात करते हैं। अभी तक देखो अपन ने सारा पढ़ लिया। देखो भाई अभी तक की जो चीजें थी ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक और पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाली चीजें अपने को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नहीं 2 मिनट का नहीं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद वापस शुरू करते हैं। 1 घंटा पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है? चलिए